नमस्कार बच्चों, जैसा कि हम पहले पढ़ रहे थे स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नारी। आज इसी का दूसरा भाग है कि स्वतंत्रता के पश्चात जो महिला आंदोलन हुए उसमें महिलाओं ने क्या योगदान दिया। तो अक्टूबर 1975 में महिला आंदोलन के नेताओं के संयुक्त प्रयासों से पूना में यूनाइटेड वुमेन्स लिबरेशन स्ट्रगल कॉन्फ्रेंस संयुक्त महिला मुक्ति संघर्ष सम्मेलन आयोजित हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में देश के विभिन्न कोनों से लगभग 1000 महिला कार्यकर्ता एकत्र हुई। इनमें सभी वर्गों की महिलाएं सम्मिलित थीं। व्यावसायिक आधार पर देखें तो इसमें औद्योगिक व कृषि श्रमिक, कुली, अध्यापक, विद्यार्थी, प्रोफेसर इत्यादि शामिल हुई। वास्तव में यह प्रयास वामपंथी विचारों के समर्थक महिलाओं का था, जिसमें माओवादी ग्रुप, समाजवादी दल, रिपब्लिकन पार्टी, लाल निशान पार्टी, महाराष्ट्र का क्षेत्रीय दल इत्यादि शामिल थे। इन संगठनों ने की प्रांतीय शाखाओं की महिला कार्यकर्ताओं ने ये सम्मेलन आयोजित किए। इस 2 दिन के सम्मेलन में महिलाओं से जुड़े सवालों पर व्यापक चर्चा हुई। ये भारत में आपातकाल का समय चल रहा था, जिसमें सभी प्रकार के राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगी हुई थी। वामपंथी दलों की महिला कार्यकर्ताओं ने इसका अच्छा लाभ उठाया और नारी चेतना को विकसित किया। पुनः सम्मेलन के बाद इस प्रकार के सम्मेलन भारत के अन्य प्रदेशों में आयोजित हुए। कुल मिलाकर इसने आंदोलन का रूप धारण कर लिया और इसी में इस बात पर आम सहमति बनी कि आज भी परंपरागत प्रथाएं, विश्वास एवं संस्थाएं महिला दमन का कारण बनी हुई है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की बनी हुई प्रवृत्ति को रोकने, महिला शिक्षा को बढ़ाने व आर्थिक क्षेत्र में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने जैसे मुद्दे उभर कर सामने आए। आपातकाल के पश्चात महिला आंदोलनों में नई शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश के तत्कालीन छत्तीसगढ़, अब स्वतंत्र राज्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ खदान श्रमिक संघ की स्थापना हुई। इस संगठन में महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। आदिवासी महिलाएं इस संगठन के अगुवा थी। उन्होंने इस संगठन के माध्यम से आंदोलन चलाकर भिलाई के इस्पात कारखानों में मशीनीकरण का विरोध किया। वे कारखानों के अन्य कार्यों के मशीनीकरण में कारखानों में महिला रोजगार विपरीत प्रभाव रूप से प्रभावित हुआ। खदान श्रमिक संघ के सहयोग से छत्तीसगढ़ में महिला मुक्ति मोर्चे की स्थापना हुई, जो महिलाओं की मुक्ति आंदोलन का अगुवा संगठन बन गया। ये दोनों ही संगठन विचारधारा से वामपंथी और माओवादी थे। वहाँ सक्रिय क्रांतिकारी नेता शंकर गुहार योगी छत्तीसगढ़ के श्रमिक आंदोलन का संगठन करता था। 1977 में दिल्ली में एक नए महिला संगठन की स्थापना हुई, जो राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर अथवा गैर राजनीतिक महिला संगठन साबित हुए। लगभग दो दशक तक ये महिला आंदोलन के साथ था। 1977 में दिल्ली में एक नए महिला संगठन की स्थापना हुई, जो राजनीतिक दबाव से मुक्त अथवा गैर राजनीतिक महिला संगठन साबित हुआ। लगभग 2 दशक तक ये महिला आंदोलन के साथ साथ राष्ट्रीय जीवन में प्रभावशाली भूमिका निभाता रहा। ये संगठन भी आपातकाल के पश्चात ही अस्तित्व में आया। संगठन का नाम मानसी रखा गया और इसमें मानसी नामक पत्रिका का हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशन आरंभ हुआ। मानसी पत्रिका ने एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया। इस पत्रिका के माध्यम से महिला आंदोलन के दस्तावेजों को संग्रहण एवं प्रकाशन का कार्य हुआ। महिला आंदोलन के इतिहास के विभिन्न पक्षों को उजागर किया गया। इस पत्रिका ने भारत में नारी आंदोलन की अगुवा पत्रिका का सम्मान प्राप्त किया। इसके माध्यम से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं, दहेज प्रथा, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा इत्यादि संबंधित मुद्दों पर सरकार और समाज का जितना महत्वपूर्ण कार्य किया गया, इसमें जितना महत्वपूर्ण योगदान महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। महिला आंदोलन एक रचनात्मक आंदोलन के रूप में प्रचारित किया गया। ये पत्रिका केवल महिला विषय तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने सांप्रदायिक, जातिवाद, जन स्वास्थ्य, आर्थिक नीतियाँ, प्रशासनिक सुधार जैसे अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक मुद्दे उठाए।
20वीं सदी के अंत तक ये पत्रिका भारत के राष्ट्रीय जीवन में बनी रही और इसके संपादित व प्रसिद्ध साहित्यकार मधु ईश्वर के नेतृत्व में पत्रिका की लोकप्रियता व्यापक हुई। और इसी कड़ी में हम देखते हैं कि 20वीं सदी के अंत तक ये पत्रिका भारत के राष्ट्रीय जीवन में प्रासंगिक बनी रही। इसकी सांप्रदायिक प्रसिद्ध साहित्यकार मधु ईश्वर के नेतृत्व में पत्रिका की लोकप्रियता और व्यापक हो गई। 1975 से 1980 के दौरान महिला आंदोलन की एक धारा और विकसित हुई, जिसमें स्वायत्तशासी स्वयंसेवी एवं समाजसेवी और गैर राजनीतिक महिला संगठनों को सम्मिलित किया गया और NTD महिला विश्वविद्यालय मुंबई ने अच्छी शुरुआत की। 1974 में महिला विषयों पर एक शोध इकाई गठित कर शोध कार्य आरंभ किए। ये संपूर्ण देश में लागू किया गया। इसकी प्रकृति निदेशिका नीरज गुप्ता के नेतृत्व में स्टेट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1980 में महिला अध्ययन एक एडवांस केंद्र का दर्जा सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च इन वुमेन स्टडीज़ प्रदान किया। इस स्तर पर भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन केंद्रों की स्थापना हुई। इन केंद्रों के माध्यम से महिला विषयों के अध्ययन, शोध अध्ययन एवं विस्तार कार्यक्रम में संचालित होने लगे। आवश्यकता पड़ने पर यह अध्ययन केंद्र सक्रिय महिला आंदोलन के केंद्र बन विस्तार कार्यक्रमों के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय का निर्माण इत्यादि अनेक कार्य सम्मिलित हैदराबाद विश्वविद्यालय में प्रगतिशील महिला संगठन एवं पूर्ण प्रोग्राम स्त्री संगठन एवं 1975 में मुंबई में मुक्ति संगठन की स्थापना हुई। 1977 में जनता सरकार के गठन के पश्चात नारी आंदोलन को एक नई दिशा मिली। जनता पार्टी की महिला नेताओं ने, जो अधिकतर पूर्व सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता समिति महिला उतार के कार्यक्रम में सक्रियता से जुट गई। दिल्ली का महिला आंदोलन भी इसके साथ जुड़ गया। अतः आप पढ़ रहे हैं कि किसी महिला जो आंदोलन है, किस प्रकार महिलाएं आगे बढ़ी और जो कुप्रथाएं उस समय समाज में विद्यमान थी, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा कि प्रथा है, सती प्रथा है, बाल विवाह है, इन प्रथाओं को इन्होंने एक विरोध करके जो अपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से इनका निवारण किया। यही चीज़ आप पढ़ते आ रहे हैं और ये इसको क्रम से हम आगे बढ़ रहे हैं कि किसी संगठन के माध्यम से 1979 बड़े पैमाने पर देश विरोधी संघर्ष उत्पन्न हुआ। देश हत्या, देश उत्पीड़न इत्यादि मुद्दों के संपूर्ण राष्ट्र और समाज का ध्यान आकर्षित किया। जन चेतना जागृत करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना आंदोलन के कार्यक्रम का अंग बन गया। उन्होंने देश के विरुद्ध अभियान चलाए। ये समिति महिला उद्धार के कार्य में सक्रियता से जुड़ गई। दिल्ली का महिला आंदोलन भी इसके साथ जुड़ गया। इस संगठन के माध्यम से 1979 में बड़े पैमाने पर देश विरोधी संघर्ष उत्पन्न हुआ। देश हत्या, देश उत्पीड़न इत्यादि मुद्दों ने संपूर्ण राष्ट्र और समाज का ध्यान आकर्षित किया। जन चेतना जागृत करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना इस आंदोलन के कार्यक्रम का अंग बन गया। जुलूस, रैलियाँ, जनसभाएं, प्रदर्शन इत्यादि के बड़े बड़े आयोजन हुए। कुल मिलाकर 1979 में एक शक्तिशाली देश विरोधी महिला आंदोलन अस्तित्व में आया। देश के संपूर्ण भाग में महिला संगठनों ने देश के दानव को कुचलने की मांग उठाई। जब 1979 में देश विरोधी आंदोलन आरंभ हुआ, उस समय देश हत्याओं की संख्या में वृद्धि होती रही। देश उत्पीड़न के अनेक घृणित तरीके अपनाए जाने लगे, जिनमें सबसे घृणित तरीका देश हत्याएं कही जा सकती है। इस वर्ष देश की राजधानी दिल्ली में 358 ऐसी मौत प्रकाश में आई। ऐसी अनेक घटनाएं तो दबा ली जाती है, किंतु पुलिस और समाचार पत्रों में रिपोर्ट पर उनका पता चलता है। 358 हत्याओं में से 50% को आत्महत्या बताया गया, जो देश उत्पीड़न से तंग आकर किए गए। लगभग 23% मामले
मामले देश को लेकर महिलाओं को जलाने के थे एवं शेष को दुर्घटना मौत की श्रेणी में माना गया। 1981 में अकेले दिल्ली शहर में इस तरह की मौत की संख्या 466 तथा 1982 में 537 तक पहुंच गई। इनसे पता चलता है कि देश दानव निरंतर युवा महिलाओं को निगलता जा रहा था और 1982 में जागरूक और सक्रिय महिलाओं ने दिल्ली में सहेली नामक की संस्था स्थापित की। तो बच्चों, आप पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार महिला जो आंदोलन है इसमें एक भाग आया कि देश प्रथा और वर्तमान समय में भी ये कुप्रथा कहीं ना कहीं विद्यमान है। हालांकि इतनी नहीं है, फिर भी इस प्रथा का पूर्ण निवारण अभी भी नहीं हुआ है। सहेली नामक संगठन 1982 में एक लघु स्तरीय महिला केंद्र के रूप में अस्तित्व में आया। प्रारंभ से इसका प्रमुख उद्देश्य देश मौतों को रोकना। जिन महिलाओं को देश मौत का भय था, जो भयवश पति का घर छोड़कर चली जाती थी एवं जिन्हें अपने पीर से भी कोई सहारा नहीं मिलता था, उनको शरण देने का कार्य सहेली ने प्रमुखता से अपने हाथ में ले लिया। ये एक रचनात्मक कार्य था जिससे सहेली की लोकप्रियता बढ़ी। यह एक लघु महिला केंद्र के स्थान पर व्यापक संगठन के रूप में विकसित हुआ। सहेली पूर्णतः स्वयं संगठन था। इसकी स्वयं सेविकाएँ अपने अतिरिक्त समय में इसकी गतिविधियों में योगदान देती। सहेली ने देश मौतों को रिकॉर्ड रखना आरंभ किया। इनके विरुद्ध समाचार पत्रों एवं जनसंचार के माध्यम से बयान जारी रखा। पुलिस पीड़ित के मध्य हस्तक्षेप कर अपराधियों को सजा दिलवाना एवं कानूनी चालाकी से मुक्ति होने वाले अपराधियों और दोषियों के विरुद्ध पुनः जांच करवाना इत्यादि कार्य सहेली के कार्यक्रम के अंग बन गए। सही अर्थों में सहेली ने मौत विरोधी आंदोलन पहल करके राष्ट्रव्यापी बनाने का कार्य किया। दिल्ली के समाचार पत्रों में देश मौतों का विस्तृत विवरण दैनिक रूप से छपने लगा। महिला संगठनों और नारीवादी प्रकाशकों, संपादकों इत्यादि दहेज मौत के विषय पर लेखन, बहस इत्यादि में संलग्न हो गए और दहेज मौतों को रोकने के लिए अनेक तरीके खोजने लगे। सहेली धीरे धीरे लोकप्रिय हो गई और इसका कार्यक्षेत्र विस्तृत हो गया। दस्तावेज इकट्ठे करवाना, शोध कार्य, विस्तार कार्य और प्रकाशन इत्यादि का विस्तार हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम यथा संगीत, नृत्य और कला को एक सशक्त माध्यम बनाने का प्रयास किया गया और आकाशवाणी, दूरदर्शन, मॉडलिंग एवं विज्ञापनों में आपत्तिजनक व महिला विरोधी सामग्री के प्रकाशन पर ध्यान रखा जाने लगा और अश्लील व महिलाओं के लिए आपत्तिजनक विज्ञापनों पर रोक लगाने की मांग की गई। महिला के स्वास्थ्य, भ्रूण हत्या के विरोध, बालिकाओं का अधिकारों पर जोर, कच्ची बस्तियों व ग्रामीण महिलाओं के लिए उचित आवास व पानी की समस्या इत्यादि विषय महिला आंदोलन अंग बन गए। सहेली जैसी महिला संगठन की गतिविधियों ने सरकार को दहेज मौत के मुद्दों पर सोचने के लिए मजबूर किया। 1979 में दहेज हत्या विरोधी अभियान ने जो गति पकड़ी, धीरे धीरे और तीव्र होती चली गई। 1961 में पारित दहेज प्रतिबंध अधिनियम का पालन सही तरीके से नहीं हो रहा था, साथ ही उसमें अनेक कमियां बताई गई। राजनीतिक महिला संगठनों ने दहेज के मुद्दों को अधिक गंभीरता से लिया। जनवादी महिला समिति एवं ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेंस एसोसिएशन तो वामपंथी विचारों का समर्थन करती। दहेज मुद्दों को पूरी ताकत के साथ उठाया गया। घर घर जाकर सभा, जुलूस, रेल प्रदर्शन इत्यादि तरीकों से दहेज की बुराई का जमकर विरोध किया गया। इसी बीच संसद सदस्य प्रमिला दंडवत ने संसद में निजी स्तर पर बिल पेश किया। इस बिल में दहेज विरोधी कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव था। अगस्त 1987 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति गठित की गई, जिसे दहेज प्रतिबंध अधिनियम व व्यापक विघटन की जांच करने, इसमें संशोधन अनुशासन करने का कार्य सौंपा गया। इस संयुक्त समिति की अध्यक्षता श्रीमती कृष्णा शाही को सौंपी गई। इस समिति के समक्ष विभिन्न महिला संगठनों ने अपने बयान दिए व साक्ष्य प्रस्तुत किए। इस दौरान भारत के
विधि आयोग ने दहेज मौत व विधि सुधार डावरी डेथ एंड लॉ फ्रमल शीर्षक एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने देश विरोधी कानून की ओर कड़ा करने की अनुशंसा की। अंततः 1984 दहेज कानून संशोधन बिल को अंतिम रूप प्रदान किया गया, जो 1987 में जाकर पारित हुआ। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से दहेज लेने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। तो आपको यहाँ पे प्रश्न बनता है कि कौन कौन से आंदोलन महिलाओं के द्वारा चलाए गए, किस प्रकार कौन सी संस्था बनी गई जिसमें महिलाओं को सहारा दिया गया, और कौन सा कब वो कानून बना जब दहेज विरोधी कानून अंतिम रूप प्रदान किया गया, और कब इसको पारित किया गया। तो इसमें 4-5 प्रश्न बनते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसी कड़ी में दिसंबर 1984 में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखानों से जहरीली गैस के रिसाव से सैकड़ों व्यक्ति मारे गए एवं हजारों शारीरिक अपंगता और अक्षमता का शिकार हुए। भारी संख्या में स्वास्थ्य रोगी बढ़ गए। गैस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए चलाने वाले संघर्ष में भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन के नेतृत्व की भूमिका निभाई। और इसी जो गैस कांड हुआ भोपाल में, इसका डिसीजन भी अभी आपको पता होना चाहिए कि 2-3 साल पहले ही हुआ है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। महिला संगठन तो अधिकांश महिला समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास थे, किंतु कुछ राजनीतिक व क्रांतिकारी संगठन देश की सामाजिक व आर्थिक संरचना के आमूल परिवर्तन के पक्षधर थे। 1980 में शेतकारी संगठन एग्रीकल्चर लेबर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात कृषि मजदूर संगठन ने महाराष्ट्र में एक आंदोलन आरंभ किया। इसकी महिला शाखा समधर महिला आधारित शेतकारी संगठन ने इस आंदोलन में नेतृत्व भूमिका निभाई। नवंबर 1986 में आयोजित एक सम्मेलन में 1 लाख से अधिक महिलाओं ने भागीदारी निभाई। उन्होंने इस सम्मेलन में ये निर्णय लिया कि कृषि मजदूरों का यह संगठन पंचायतों और पंचायत समितियों, जिला परिषद के चुनाव में केवल महिला प्रतिनिधियों को खड़ा करेगा, और वर्तमान समय में ये अधिकार प्राप्त हुए हैं। आज आप देखते हैं कि पंचायती चुनाव देखिए या और कोई भी जो सर्विसेज, सिविल सर्विसेज और भी जितनी भी सर्विसेज में, उनमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो 1986 में शाहबानू के मामले को लेकर महिला संगठन आंदोलन हुए। शाहबानू को उसके पति ने तलाक दे दिया था। उसने गुजारा भत्ता के लिए सिविल कानून के अंतर्गत न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। न्यायालय ने उसके पक्ष में निर्णय देते हुए उसके पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। इस निर्णय के विरुद्ध मुल्ला मौलवियों के नेतृत्व में मुस्लिम समाज ने आंदोलन किया। इस निर्णय को मुस्लिम कानून के विरुद्ध बता दिया गया। सरकार और न्यायालय के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया गया, और तब राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने 1986 में मुस्लिम महिला तलाक अधिकारों की सुरक्षा विधेयक प्रस्तुत किया। इसके माध्यम से सिविल कानून की धारा 125 के अंतर्गत मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता से वंचित कर दिया गया। इस प्रश्न से सांप्रदायिकता की समस्या उत्पन्न हुई, लेकिन सबसे दुखद बात यह थी कि धर्म के नाम पर पीड़ित महिला को गुजारा भत्ता का प्रावधान न करके उसे कष्ट भोगने के लिए छोड़ दिया गया। संसद में इस विधेयक पर बहस तो खूब हुई, किंतु तत्कालीन अल्पसंख्यक समुदाय से राजनीतिक हानि के डर से ये विधेयक भारी बहुमत से पास हो गया। संसद के बाहर भारतीय महिला राष्ट्र संघ, अखिल भारतीय प्रजातांत्रिक महिला संगठन व महिला दक्षिण ने सड़क पर उतरकर इस विधेयक का कड़ा विरोध किया, और इससे महिला आंदोलन को नुकसान पहुंचा, और आज तक मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा पुनः नहीं उठा। लेकिन वर्तमान में अगर आपको ध्यान हो तो अभी 3 तलाक का जो है उस पर डिसीजन हो गया है, उसको आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। सती प्रथा एक इतिहास की घटना बन रहेगी। इसमें औपनिवेशिक काल में ही अमानुषिक और गैर कानूनी करार दिया गया। सती प्रथा विरोधी कानून 1829 में अस्तित्व में आया, किंतु 19वीं सदी के अंत तक ये एक अमानवीय प्रथा प्रचलित रही। इसी कड़ी में सितंबर 1987 में राजस्थान के देवराला गांव में सती के नाम पर 18 वर्षीय विवाहित युवती रूप कंवर को
जिंदा जला दिया गया। इस घटना के सैकड़ों लोग साक्षी थे जो धर्म और अंधश्रद्धावश सती स्थल पर जलाते समय एकत्रित थे। 16 सितंबर 1987 को इसका चुनरी महोत्सव आयोजित किया गया जिसमें लगभग 5 लाख लोग उपस्थित थे। इस घटना के विरुद्ध नारीवादी आंदोलन ने संपूर्ण देश में हलचल पैदा कर दी। नारीवादियों ने इसे हिंसक अपराध बताते हुए रूप कंवर के सती होने का नृशंस हत्या की संज्ञा दी। सती विरोधी आंदोलन के विरुद्ध में हिंदू कट्टरपंथियों ने संघर्ष छेड़ दिया। इस आंदोलन को भारतीय परंपरा पर हमला करार दिया और खुलकर महिलाओं के सती अधिकारों का समर्थन किया। महिला संगठनों के अतिरिक्त स्वामी अग्निवेश ने सती घटना की सार्वजनिक निंदा प्रदर्शना की व सती प्रथा को शास्त्र सम्मत मानने से इनकार कर दिया गया। उन्होंने राजस्थान और हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए सती के विरुद्ध जनमत जगाने का कार्य किया। इसी को चुनौती देते हुए उड़ीसा में गांधीवादियों के नेतृत्व में जगन्नाथपुरी के मंदिर के समक्ष 10,000 महिलाओं की एक रैली निकाली और मंदिर के मुख्य महंत का घेराव करते हुए उन्होंने कहा कि इस दावे को सिद्ध करें कि सती प्रथा शास्त्र सम्मत है, किंतु महंत ऐसा नहीं कर पाए। राजस्थान में जनवादी महिला संगठनों ने देवराला घटना को विरोध किया। सरकार ने संसद में सती निरोधक बिल प्रस्तुत किया जिसमें 1829 के अधिनियम की पुनरावृत्ति हुई। अनेक अवरोधों के उपरांत भी महिला आंदोलन विकास की ओर बढ़ता गया और 1989 में पंचायती राज विधेयक संसद में रखा गया जो 1983 में पारित हुआ। संविधान में 74वां संशोधन पेश करके पारित किया गया। इसी तर्ज पे शहरी निकायों तथा नगरपालिका नगर परिषद नगर निगमों में महिलाओं को 1/3 पद आरक्षित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला का चेतना का संचार करने के लिए महिला मंडलों के गठनों का प्रावधान रखा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला को स्थापित हुए जरूरतमंद महिलाओं को ऋण अथवा आर्थिक मदद दी गई। स्वतंत्रता के पश्चात नारी आंदोलन की उपलब्धियों का उल्लेखनीय रहा और आपने यहाँ पे पढ़ा कि किस प्रकार महिलाएं एक सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ती गई और जो वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है, ये एक सहज और सरल कड़ी नहीं थी। इसके पीछे कितने आंदोलन थे, कितने प्रयास रहे, उनको आपने इस व्याख्यान में पढ़ा है और जाना है। मुझे पूर्ण आशा है कि इस व्याख्यान के माध्यम से आपको नारी आंदोलन के बारे में समझ आया होगा। इसको और विस्तार से आप पढ़िएगा। धन्यवाद।